गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक भाई बहनों। आज राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा 2025 के अंतर्गत विज्ञान विषय में एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हैं। मैं अनिल कुमार, सहायक अध्यापक, जनपद हाथरस से। विद्युत धारा विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप मेरे पूरे वीडियोस देख रहे हैं। अभी एक ही वीडियो डाला है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें। थोड़ा सा समझ लेते हैं हम विद्युत धारा। किसी भी सुचालक में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चलती है। किसमें? किसके रूप में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चलती है। ठीक है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विद्युत धारा किस रूप में चलती है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। ठीक, दूसरा प्रश्न लिखिए। विद्युत धारा एक ही दिशा में किस में चलती है? तो देखो, दो तरह के करंट होते हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती। दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट और इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट। यानी एक धारा तो सीधी दिशा में चलती है और एक चलती है अप्स एंड डाउन्स में। तो इसका आंसर है दिष्ट धारा। इस वाले का विद्युत धारा एक ही दिशा में किस में चलती है? दिष्ट धारा में। ठीक है, अब ये होती कैसी है? देखो, ये अगर सीधा सोर्स से अगर 11,000 वोल्टेज निकला है तो यहाँ भी 11,000 ही पहुँचेगा। ये कहलाएगी दिष्ट धारा। क्या कहलाएगी? दिष्ट धारा। और अगर लूप में चल रही है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, ये कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। ये होता है 440 वोल्ट। जो घरेलू करंट होता है 440 वोल्ट। देखो, घर में जो हमें झटके लगते हैं, उस झटके से हम पकड़ने के बाद भी थोड़ी देर बाद छूट जाते हैं। देखा होगा आपने, करंट लगा छूट गई। तो होता ये है कि धारा का उच्चतम मान यहाँ होता है, इसको बोलते हैं स्रंग। क्या बोलते हैं? स्रंग। और ये नीचा जो है इसको बोलते हैं गर्त। जब धारा का मान यहाँ उच्च शिखर पे होता है तो हमें करंट बहुत तेज लगता है। जैसे ही नीचे आता है तो एक समय के लिए धारा का मान कम हो जाता है और हमारा हाथ छूट जाता है। इसीलिए अल्टरनेट करंट जो है, यानी प्रत्यावर्ती धारा, उतनी नुकसानदायक नहीं है जितनी दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट। इन्वर्टर का करंट जो होता है, जनरेटर का करंट जो होता है, ये सभी डायरेक्ट करंट होते हैं। कैसे होते हैं? डायरेक्ट करंट। यानी दिष्ट धारा, इनमें चिपकने के बाद छूटने के चांस कम होते हैं और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रत्यावर्ती धारा से बच जाएंगे, इसमें भी मौत हो सकती है। अगर हमारा सर्किट पूरा हो जाए, अगर हम नंगे पैर हैं या पानी के संपर्क में हैं, तो और ज़्यादा भयानक करंट लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। डायनामा क्या करता है? डायनेमो क्या करता है बताओ? मैं पहले लिखा चुका हूँ क्वेश्चन, या ऐसे लेकिन डायनेमो क्या है? बिल्कुल सही जवाब। डायनेमो क्या है? क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? किसमें? सब बोला करो। डायनामो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं किसी भी यंत्र की जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ये दो चीजों से मिलकर बनी है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलके बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो यह डायनामो एक यंत्र होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है और ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है अपनी ऊर्जा को। ये जनरेटर में लगा रहता है, जैसे आप जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर,
जनरेटर को हिंदी में बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं? जनित्र। हाँ, ये विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है। आपने देखा होगा शादी ब्याह बारातों में गेस्ट हाउस के बाहर बड़े बड़े जनरेटर लगे रहते हैं, देखें। यस सर। जनरेटर माने पैदा करने वाला है, उत्पन्न करने वाला। तो जनरेटर से कौन सी धारा पैदा होती है? दिष्ट धारा। कौन सी? दृष्टि धारा। ये ध्यान रखिएगा, जनरेटर का करंट बहुत भयानक होता है। तो इसमें डायनामो लगा रहता है जनरेटर में, डायनामो से ही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न लिखें। किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान किस में मापते हैं? सर क्या? किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान, बोलो मत, किस में मापते हैं? देखो बच्चों, आप राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा की देने जाओगे, एनएमएस का एग्ज़ाम, तो उसमें प्रश्नों की भाषा बड़ी टिपिकल होती है। सादा भाषा में प्रश्न नहीं आते, उत्तर आपको पता होता है, लेकिन उसकी वैज्ञानिक भाषा जो होती है या जो भी साहित्यिक भाषा होती है, वो भाषा हमें परेशान करती है। तो हमको प्रश्न उसी भाषा में लिखना है जिस तरह से परीक्षा में आएगा, ताकि आप सही से याद कर पाओ। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान किस में नापते हैं? ए मीटर में। किस में? ए मीटर। देखो ट्यूबवेल में आपने देखा होगा, किसी ने ट्यूबवेल देखा है? ट्यूबवेल के स्टार्टर में 2 मीटर लगे रहते हैं, एक पे ए लिखा रहता है, एक पे वी। तो ए मीटर से नापते हैं धारा। क्या नापते हैं इससे? और बी से नापते हैं विभवांतर। वोल्ट मीटर से नापते हैं विभवांतर। क्या नापते हैं? वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? विभवांतर। ठीक है, ए मीटर से धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? अगला प्रश्न लिखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? आंसर लिखिए। ऑस्ट्रेंड, वैज्ञानिक का नाम है। ऑस्ट्रेंड। अगला लिखें। घरेलू मशीनों में लगने वाले फ्यूज तार। फ्यूज सुना तुमने? फ्यूज, जैसे टीवी का फ्यूज उड़ गया है, रेडियो का फ्यूज उड़ गया है, या कंप्यूटर का फ्यूज उड़ गया है, वो किसका बना होता है? लगने वाले फ्यूज तार किसके बने होते हैं? आंसर लिखेंगे उच्च गलनांक वाली धातु। उच्च गलनांक की धातु। देखो, अगर धातु का गलनांक उच्च होगा तभी वो टेम्परेचर को सहन कर पाएगी, क्योंकि विद्युत जब चलती है तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है, बल्ब गर्म हो जाता है। देखा है आपने? विद्युत बल्ब अगर कमरे में जल रहा है तो वो 2 प्रकार की ऊर्जा दे रहा है हमें, एक प्रकाशीय ऊर्जा और दूसरी ऊष्मीय ऊर्जा। तो उच्च गलनांक वाली धातु, तो इसमें प्रमुख है नाइक्रोम। क्या है? क्या? ये क्या होगा? फ्यूज तार नाइक्रोम के बने होते हैं। ये 2 धातुओं से मिलकर बनी होती है, निकिल और क्रोमियम। Cr 3 धातुओं, आयरन, निकिल और क्रोमियम। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन लिखिए। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन कैसे चलता है? जल विद्युत केंद्र में पढ़ा चुका हूं पहले। विद्युत केंद्र में टरबाइन कैसे चलता है? प्रश्न लिख लिया। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन कैसे चलता है? टरबाइन एक डब्बा लगा हुआ गोल पहिया होता है जिसमें खांचे बने होते हैं, जिनमें पानी की धारा गिरती है और उसको घुमाता है। देखो, जब जैसे मान लो ये डैम है,
और यहाँ टरबाइन लगा है, इस पे खांचे से लग रहे हैं। तो जब पानी की धारा, ये बांध है, पानी की धारा इस पे गिरेगी तो इसमें रॉड लगी रहती है और वो जनरेटर से जुड़ी रहती है। किससे? जैसे ही पानी की धारा इस पे गिरती है तेज़ी से तो ये घूमने लगता है इस साइड में। जब ये इधर आएगा तो ये वाला खाना आ जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, तो ऐसे ही ये रोटेशन करता रहता है बहुत तेज़ी से। इसके घूमने से ये रॉड घूमती है, रॉड के घूमने से जनरेटर घूमता है और बिजली बनने लगती है। तो इसका आंसर है जल विद्युत केंद्र में टरबाइन कैसे चलता है? जल की धारा से। किससे? या जल धारा से। जो पानी की धारा से ही तो चल रहा है, वो घूम रहा है। अगला क्वेश्चन लगे। कौन से ठोस में विद्युत प्रवाह होता है? कौन से ठोस में, अधातु लिख लेना, कौन सी अधातु में, कौन सी अधातु में विद्युत प्रवाह होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? हाँ, जो पेंसिल की लीड होती है, कच्ची पेंसिल, काला काला होता है, इसमें चित्र बनाते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। देखो, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? अभी मैंने दो धाराएं बताई थी, एसी अल्टरनेट करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। हिंदी में चाहो तो लिख लेना या अंग्रेजी में। एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। दिष्टकारी। रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इंग्लिश में विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? अगला प्रश्न लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक आंसर लिखेंगे यूनिट। यूनिट, कितने यूनिट बिजली खर्च की, यही तो पूछा जाता है। तो मात्रक हो गया यूनिट। अगले के नमकीन पानी विद्युत, नमकीन पानी, नमक का घोल या नमक का घोल विद्युत के प्रति कैसा है? आंसर लिखेंगे सुचालक। क्या है? सुचालक। नमकीन पानी, सॉल्टेड वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नमकीन पानी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। मनुष्य के शरीर में नमकीन पानी होता है, नमक भी होता है और पानी भी होता है, इसलिए मनुष्य का शरीर जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बहुत तेज करंट लगता है, देखा ना हम लोगों को। क्यों? क्योंकि बिजली के लिए दो चीज़ें बहुत प्रिय हैं, नमक और पानी। यानी नमकीन पानी, तो हमारे शरीर में पानी भी है और नमक भी है, इसलिए मनुष्य का शरीर ऊष्मा का नहीं, विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो नमक का घोल भी विद्युत का सुचालक हुआ है, अच्छा चालक हुआ। एक पानी ऐसा होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसका नाम है आसुत जल। क्या नाम है? आगे लिख लें। आसुत जल होता है डिस्टिल वाटर।
भाप को ठंडा करके जो पानी बनाया जाता है उसे बोलते हैं आसुत जल। ठीक है, भाप को ठंडा करके पानी को उबालें, उसकी भाप इकट्ठा करें, उसे ठंडा करके दोबारा पानी बनाएं, वो हो जाएगा आसुत, माने बहुत शुद्ध जल। उसमें अशुद्धियाँ शून्य के बराबर होती हैं। और विद्युत में करंट फ्लो करने के लिए अशुद्धियाँ बीच में चाहिए, अभी समझाएंगे देखो कैसे। आसुत जल विद्युत का उदासीन होता है, लिख लो। विद्युत उदासीन होता है, दोनों पॉइंट्स लिख लिए। आसुत जल विद्युत उदासीन होता है और नमकीन पानी विद्युत का चालक होता है। दोनों कैसे समझेंगे, देखिए इस वाले खाने में है नमकीन घोल और इसमें है शुद्ध जल। ठीक, दोनों द्रव है, द्रव है दोनों। यस सर। द्रव के अणु दूर दूर है। ठीक है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसमें नमक और मिला था। क्या मिला था? नमक। NaCl। तो नमक ने क्या किया? नमक ने इस जल को क्या किया? नमकीन किया। और क्या किया? इसका घनत्व बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? घनत्व। इसकी डेंसिटी बढ़ गई, यानी ये घना हो गया। पानी कैसा हो गया? घना, मतलब ठोस की ओर बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि इसमें पानी के अलावा और भी चीज़ें घुस आई। ठीक है, तो पानी के अलावा नमक घुस गया, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती थी, जो इसको चार्ज, इस मॉलिक्यूल को चार्ज करती थी, तो इसके साथ नमक के जो मॉलिक्यूल चिपके थे वो भी इसको तेज़ी से आगे ले जाने लगे कि चलो ये स्थान भरा सा हो गया। और इस आसुत जल में कोई अशुद्धि नहीं थी, तो इसमें जब ऊष्मा प्रवाहित हुई थी यही यहीं की यहीं रह गई और आगे करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर इसमें नमक मिला दिया है तो फिर ये नुकसान हो गया। तो फिर यही दोनों चीज़ सेम हो जाएंगी ना। हमने बोला था नमकीन जल विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है ये बताया? क्योंकि नमकीन जल में पानी के अलावा नमक होता है और भी अशुद्धियाँ होती हैं, तो वो पानी का घनत्व बढ़ा देते हैं। और जैसे जैसे पदार्थ की अवस्था चेंज होगी, द्रव से ठोस की ओर जाएगा, उसमें विद्युत जो है चलने लगेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो अंतर आणविक स्पेस जो है ये भर रहा है इसमें कि नहीं भर रहा? इसमें ज़्यादा है स्पेस और इसमें ये घना होता जा रहा है। तो ये एक तरह से अर्धचालक, इसको क्या कहते हैं? अर्ध ठोस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? अर्धठोस। देखो इसी सिद्धांत पर एक झील है जिसे बोलते हैं मृत सागर। इधर ध्यान दीजिए, मृत सागर सबसे लवणीय झील है। कैसी है? सबसे लवणीय। लवणीय का मतलब जिसमें बहुत सारा नमक पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? नमक और अशुद्धियाँ। और वो इतनी लवणीय है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। आप उसमें बैठ के अखबार भी पढ़ सकते हैं, डूबोगे नहीं। क्यों? उसका घनत्व अधिक होता है। हाँ, क्योंकि उसका घनत्व मनुष्य के घनत्व से अधिक है। पानी में वही वस्तु डूबेगी जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो तुम नहीं डूब पाओगे। अगर तुम्हारी डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो पानी तुम्हें अपने अंदर नहीं डुबाएगा। और पानी की डेंसिटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण मिले हुए हैं। इसको बोलते हैं कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर जो है इसको मृत सागर बोलते हैं। मृत सागर, डेड सी। कैस्पियन सागर नहीं है, इसका नाम है मृत सागर, डेड सी। ठीक है, ये झील है एक, और ये बहुत लवणीय है। लवणीय का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत सारे नमक के मॉलिक्यूल्स मिले हों। पीछे सुनाई दे रहा है बच्चों? यस सर। पीछे तुम लोग अपनी दुनिया में लग रहे हो मुझे खोए हुए। यहाँ उठ के चारों के पांचों यहाँ उठ के आ जाओ। यहाँ उठ के आओ तुरंत। ठीक है, अधिक लवणता वाला झील कौन सी है? कौन सी? हाँ, इसमें पानी में क्या मिला हुआ है? नमक या लवणीय। तो इसी वजह से वो पानी जो है ठोस की तरह व्यवहार करने लगता है, इसलिए उसका घनत्व बढ़ जाता है और व्यक्ति उसमें डूबता नहीं है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? सर डाउट है मुझे। हाँ बताओ। जैसे ठोस है तो सर ठोस में तुमने मुझे बताया था कि इलेक्ट्रॉन कम चलेगा। ये तो विकिरण है, तो इसमें क्यों नहीं चल रहा? विकिरण कहाँ से हुआ? विकिरण क्यों हुआ है? संवहन है तो इसमें क्यों ज्यादा नहीं चल रहा? इसमें द्रव में हाँ। देखो, ये जो नमकीन पानी था इसमें अशुद्धियाँ अधिक थीं, और अशुद्धियाँ अधिक होने के कारण विद्युत के जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के अधिक संपर्क में आ गए, घने हो गए। तो इन्होंने अपना चार्ज इसको दिया, अपनी बिजली इसको दी और आसानी से यहाँ तक पहुँच गए। अब आसुत जल में ये अशुद्धियाँ नहीं थी। आसुत जल में अशुद्धियाँ नहीं थी,
तो जब इसने इसको करंट फ्लो किया तो अशुद्धियाँ ना होने के कारण ये करंट यहाँ तक ही रहा और इस पर चार्ज अपने स्थान तक ही सीमित रखा और आगे तक नहीं जा पाया। इसलिए ये विद्युत का कुचालक हुआ अशुद्ध जल और नमकीन पानी हुआ विद्युत का सुचालक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखें। इसका रीजन ये है लवणहीन होता है। ये जल कैसा होता है? लवणहीन। लवणहीन और इसमें लवणी लवण होते हैं यानी सॉल्ट। नमक के अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और भी अशुद्धियाँ होती हैं, सभी प्रकार के लवण पाए जाते हैं। आगे लिखें। वायु विद्युत की कैसी होती है? वायु, जल तो चालक होता है विद्युत का, वायु कैसी होती है? वायु विद्युत के प्रति अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक यानी बिजली चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती। सर वायु विद्युत के प्रति अर्धचालक, जैसे अभी हमने जल बोला था, जल में बिजली चलने लगती है। वायु में अर्धचालक का मतलब आधे रूप से चलती है, या तो चलेगी या नहीं चलेगी। आकाशीय बिजली जब हवा से जमीन पर गिरती है तो वो चालन के कारण ही तो आ पाती है, लेकिन उसमें वायु में एक चीज और मिली होती है। क्या? पानी के कारण। पानी के कारण। बरसात में तो गिरती है बिजली, देखा है ना, तो उसको पानी भी मिल जाता है और हवा भी होती है। तो वायु अर्धचालक की भांति व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन लिखें। एलईडी कब चमकती है? एलईडी का पूरा नाम मालूम है? क्या है? लिक्विड एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये कब चमकती है? प्रश्न लिखेंगे कब चमकती है। आंसर लिखेंगे कम बिजली होने पर भी, कम विद्युत होने पर भी चमक जाती है। मतलब ऐसे तो अधिक बिजली होगी चमकी जाएगी। अगला, विद्युत धारा कैसे प्रभाव उत्पन्न करती है? विद्युत धारा 3 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है। पहला ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? अगला लिखें क्वेश्चन। रासायनिक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या विद्युत लेपन में कौन सी धातु काम आती है? विद्युत लेपन, आपने साइकिल का हैंडल देखा होगा, चमचमाता हुआ घंटी या कुछ औजार ऐसे होते हैं जो चमचमारे होते हैं, साइन करते हैं, उस पर विद्युत लेपन होता है। विद्युत लेपन में कौन सी धातु काम आती है? आपने कार में देखे होंगे चमकती हुई चीज़ें, सामने का डैशबोर्ड चमकता है, वो होती है क्रोमियम। क्रोमियम का प्रतीक क्या है? Cr। क्या है? Cr। तो देखो, विद्युत धारा से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, जो विगत परीक्षा में आए हैं या आने वाले पेपर में आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, पूरी संभावना है। ठीक, पूरी कोशिश की है मैंने समझाने की। अगर कहीं भी कोई चूक रह गई हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि सर आपने ये गलत पढ़ाया या ये अच्छा पढ़ाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।